पाठशाला। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी थी और आज हम बात करेंगे डिमांड के बारे में। व्हाट इज़ डिमांड? जनरल टर्म में डिमांड का मतलब होता है किसी चीज़ को पाने की इच्छा रखना। बट लेकिन अगर हम इसे इकोनॉमिक्स में बात करेंगे तो इकोनॉमिक की टर्म में डिमांड का मतलब सिर्फ किसी चीज़ को पाने की इच्छा रखने से नहीं हो सकता, उसमें कुछ और चीज़ें ऐड होने की ज़रूरत होती हैं, तभी वो डिमांड मानी जाती है। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई ऐसे इंसान है और उसको एक लैपटॉप परचेज़ करना है तो वो एक शॉप पे जाता है, और वो शॉप पे जाता है तो उसको शॉपकीपर लैपटॉप्स दिखाता है, अलग अलग फ़ीचर्स के लैपटॉप्स दिखाता है, कुछ बेसिक फ़ीचर्स के, कुछ एडवांस फ़ीचर के। लेकिन क्या होता है कि उसको एक एडवांस फ़ीचर वाला लैपटॉप पसंद आता है, तो क्या हम उसको डिमांड कह देंगे? नहीं, इकोनॉमिक्स की टर्म में उसको डिमांड नहीं कहा जाएगा। हमें पहले समझना पड़ेगा कि डिमांड क्या होती है। इसी एग्जांपल में समझते हैं। तो उसको डिज़ायर तो है उस चीज़ को पाने की, उसको इच्छा तो है कि वो उस लैपटॉप को ख़रीद ले, वो एडवांस फीचर्स वाला लैपटॉप परचेज़ कर ले। बट वो कब परचेज़ कर सकता है? जब उसके पास उसको परचेज़ करने की सफिशेंट परचेजिंग पावर होगी, यानी कि सफिशेंट मनी होगी उसके पास उसको परचेज़ करने के लिए। तो पहली चीज़ तो हुई डिज़ायर टू बाय दैट कमोडिटी, यानी कि डिज़ायर टू बाय द लैपटॉप। दूसरी हुई सफिशेंट परचेजिंग पावर, यानी कि सफिशेंट मनी उसके पास होना कि वो उसको परचेज कर सके। और थर्ड वन इज़ विलिंगनेस टू स्पेंड ऑन दैट कमोडिटी, उस चीज़ पर खर्चने की इच्छा भी होना। बट द थिंग इज़, अगर वो इंसान एक बेसिक फीचर के लैपटॉप को ही अफोर्ड कर सके, यानी कि उसके पास जो परचेजिंग पावर है वो इतनी ही सफिशेंट है कि वो बेसिक फीचर वाला लैपटॉप ही परचेज कर सके, तो यहाँ पे एक्चुअल डिमांड किस चीज़ को कहा जाएगा? उस बेसिक फीचर वाले लैपटॉप के लिए या फिर एडवांस फीचर वाले के लिए? क्योंकि देखो, बेसिक फीचर वाले लैपटॉप के लिए जो कंडीशंस लगती हैं, पहली की डिज़ायर, खरीदने की इच्छा है, वो जब भी उस शॉप पर आया है। दूसरा, उसका सफिशिएंट परचेजिंग पावर, तो वो बेसिक फीचर वाला खरीद सकता है। थर्ड वन इज़ विलिंगनेस टू स्पेंड। अब वो ऑब्वियस सी बात है, शॉप पर आया है तो वो खरीदने के लिए आया है, तो वो विलिंग है उस पर परचेज करने के लिए, उसको उस पर पैसा खर्चने के लिए विलिंगनेस है उसकी। बट द थिंग इज़ कि जो एडवांस फीचर वाला लैपटॉप है वो उसको परचेज़ नहीं कर सकता ड्यू टू लैक ऑफ मनी, यानी कि उसके पास सफिशिएंट परचेजिंग पावर उस चीज़ को खरीदने के लिए नहीं है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक टर्म में डिमांड उस चीज़ को कहा जाता है जिसको खरीदने की इच्छा हो, साथ में उसके लिए परचेजिंग पावर भी सफिशिएंट होनी चाहिए कि जितने की वो चीज़ आनी है उतने हम उसको पैसे खर्च सकें उसके ऊपर। और थर्ड वन इज़ कि उस पर्टिकुलर चीज़ पर खरीदने का मन भी हो, उस पर एक पर्टिकुलर चीज़ पर पैसा खर्चने का मन हो, तो उसको हम डिमांड कहते हैं। अब इसी में अगर एडवांस फीचर वाले लैपटॉप की बात करें तो उसके पास इच्छा तो है उसको खरीदने की, लेकिन सफिशिएंट मनी नहीं है, और विलिंगनेस टू स्पेंड तो तभी होगी जब उसके पास सफिशिएंट मनी होगी। तो यहाँ पे बाकी की दो कंडीशंस यहाँ पर एप्लीकेबल होती ही नहीं है। तो इसलिए इकोनॉमिक्स के टर्म में हम डिमांड बेसिक फीचर वाले लैपटॉप को मानेंगे कि इसकी डिमांड है। अभी हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा था कि कौन से तीन बेसिक कंडीशंस लगती हैं। अब हम डायरेक्ट समझते हैं कि डिमांड बनती किन चीज़ों से मिलकर है। पहली है डिज़ायर टू बाय कमोडिटी, हमें किसी चीज़ को परचेज करने की इच्छा होनी चाहिए, डिज़ायर होनी चाहिए, प्लस बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर, यानी कि उस चीज़ को खरीदने के लिए सफिशिएंट परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, प्लस विलिंगनेस टू स्पेंड ऑन दैट कमोडिटी। कई बार क्या होता है कि पैसा तो हमारे पास होता है लेकिन हम उस चीज़ पर उतना पैसा खर्चना चाहते हैं नहीं चाहते, ये चीज़ भी मैटर करती है इकोनॉमिक्स में। तो अगर हम उसको खरीदना चाहते हैं और उस चीज़ पे पैसा भी खर्चना चाहते हैं तो वो काउंट होगा डिमांड में, अदरवाइज़ वो काउंट नहीं होगा डिमांड, वो कंप्लीट डिमांड नहीं मानी जाएगी। अब हम इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं, जो ऑब्वियसली पूरा इन तीन कंडीशन से मिलकर ही बनी है। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज रेफर्स टू डिज़ायर टू बाय अ कमोडिटी बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। ऑब्वियसली बात है, इसमें तीन आपको बोल्ड अलग अलग कलर्स में दिख रहा होगा कि ये तीनों कंडीशन से मिलकर एक स्टेटमेंट बनाई गई है जिसे डेफिनेशन कहते हैं। अब हम इसके डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स को समझते हैं। डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स क्या होते हैं? जो भी डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि इसके अंदर चेंज लाते हैं, वेदर इट इज़ फेवरेबल और इनफेवरेबल। मतलब या तो डिमांड में चेंज आ रहा है तो डिमांड बढ़ रही है या घट रही है, इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, तो उसके फैक्टर्स की वजह से होती है। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? पहला होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी का मतलब है कि अगर मैं कोई जैसे हम उस लैपटॉप वाले एग्जाम्पल से समझते हैं कि वो इंसान जब लैपटॉप खरीदने गया और लैपटॉप 30,000 का मान लो और 30,000 ही उसका बजट था, लैपटॉप के प्राइस हो गए 32,000, तो क्या वो उस बेसिक फीचर वाले लैपटॉप को परचेज़ कर सकता है?
नहीं कर सकता। यानी कि पहले जब वो उस चीज़ की डिमांड कर रहा था, जब 30,000 का था, तो वो उसको परचेज़ कर सकता था, उसके लिए वो अफोर्डेबल था। लेकिन जैसे ही उसके प्राइस इंक्रीज़ हो गए तो वो उसकी यूनिट नहीं खरीद सकता, उस लैपटॉप को नहीं खरीद सकता। तो डिमांड ऑब्वियसली इसमें क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। यानी कि अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उस पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस अगर बढ़ते हैं तो डिमांड उसी कमोडिटी की कम हो जाती है। यानी कि लैपटॉप के अगर प्राइस बढ़े तो लैपटॉप की ही डिमांड कम हो गई, वो नहीं परचेज़ कर पाएगा, अफोर्डेबल नहीं है उसके लिए। अगर उसकी ही डिमांड, अगर आप मान लो उसके प्राइस हाफ हो जाते हैं, मतलब 30,000 का लैपटॉप था, अब वो 15,000 के हो गए, 15,000 का एक लैपटॉप हो गया। तो अब वो, क्योंकि उसका बजट 30,000 का था, तो ऑब्वियस सी बात है अगर उसको नीड एक लैपटॉप की होगी तो वो एक लैपटॉप खरीद लेगा। लेकिन अगर वो, इसको ऐसी पर्टिकुलर नीड ना हो और वो परचेज़ कर सके, तो उस पर सफिशिएंट फंड है 2 लैपटॉप खरीदने की। यानी कि जब उसके प्राइस कम हुए लैपटॉप के, हाफ हो गए, तो वो 2 यूनिट खरीद सकता है उस लैपटॉप की, यानी कि 2 लैपटॉप्स खरीद सकता है, 15,000 के 2। अगली चीज़ है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि रिलेटेड गुड्स टर्म क्या होती है। रिलेटेड गुड्स का मतलब होता है इसके अंदर दो गुड्स की कॉमोडिटी, दो तरीके के गुड्स आते हैं। पहला होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट आप नाम से ही समझ सकते हैं, जो किसी एक गुड को दूसरे से रिप्लेस कर दे, वो होता है सब्स्टिट्यूट। फॉर एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि अगर इसका नॉर्मल और बेसिक एग्जांपल जो हमेशा रहता है वो रहता है टी एंड कॉफ़ी का। अगर कॉफ़ी के प्राइस हैं 10 रुपये पर कप और टी के प्राइस है 5 रुपीज़ पर कप, तो कोई इंसान अगर 5 रुपये ही अफोर्ड कर सकता है तो वो ऑब्वियस सी बात है वो चाय लेगा, टी ही लेगा, अगर टी के प्राइस 5 रुपीज़ पर कप है और कॉफ़ी के 10 रुपीज़ पर कप। और मान लो अब कुछ टाइम बाद जाके कॉफ़ी के प्राइस भी 5 रुपीज़ पर कप हो जाते हैं, तो जो इंसान, क्योंकि कॉफ़ी चाहता था लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकता था ड्यू टू द प्राइस ऑफ द कॉफ़ी, तो वो अब क्या करेगा, अब क्योंकि प्राइस कम हो चुके हैं कॉफ़ी के और चाय उसकी मेन गुड थी जिसके लिए वो हमेशा वही परचेज़ करता था क्योंकि अफोर्ड कर सकता था उसको। लेकिन अब क्या हुआ, अब चाय के प्राइस जितने थे उतने ही कॉफ़ी के प्राइस हो गए, तो वो अब कॉफ़ी की तरफ डिमांड कर सकता है क्योंकि वो अफोर्डेबल है उसके लिए। तो अब क्या होता है, ये होते हैं रिलेटेड गुड्स। यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर, रिलेटेड गुड्स के अंदर एक सब्स्टिट्यूट गुड जो हुआ, उसने क्या फ़र्क डाला, जो मेन कमोडिटी थी यानी कि टी, उसकी डिमांड पर इम्पैक्ट कर दिया ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। यानी कि जब कॉफ़ी के प्राइस कम हुए तो वो चाय के प्राइस के जितने हो गए। अब चाय जो था वो मेन कमोडिटी की तरह हम यूज़ कर रहे थे और उसका सब्स्टिट्यूट गुड क्या हुआ, कॉफ़ी हुआ। अब दोनों एक ही इक्वल प्राइस पे मिल रहे हैं, तो मैक्सिमम लोग जो कॉफ़ी पीना चाहते थे और वो नहीं पी सकते थे, परचेज़ नहीं कर सकते थे कॉफ़ी के प्राइस की वजह से, अब प्राइस दोनों के इक्वल हो गए, तो वो क्या करेंगे, कॉफ़ी की डिमांड करने लगेंगे। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो डिमांड होगी चाय की वो कम होती चली जाएगी और उस पर इम्पैक्ट आना लगेगा। और इसी तरीके से अगर मान लो 10 रुपये की कॉफ़ी आती थी और 5 रुपये की चाय, अब चाय के प्राइस भी बढ़ गए और 10 रुपये हो गए, तब इंसान क्या सोचेगा, या तो अगर वो परचेज़ कर सकता है चाय, और पहले भी चाय वो परचेज़ करता था 5 रुपये में, लेकिन अब दोनों के प्राइस इक्वल हो गए हैं लेकिन चाय के प्राइस बढ़ गए हैं, चाय के भी 10 हो गए कॉफ़ी के भी। तो अब ऐसा हो सकता है जो चाय पीना चाहता हो और दोनों के प्राइस इक्वल हैं तो वो चाय परचेज़ करे। लेकिन कोई इंसान अगर सोचे कि जब प्राइस दोनों के इक्वल हैं तो वो कॉफ़ी भी परचेज़ कर सकता है। तो इसका मतलब है कि अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंजेस आते हैं तो जो डिमांड होती है किसी कमोडिटी की वो इन्फ्लुएंस होती है, वो इंक्रीज और डिक्रीज होती है। ऐसे होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को हम जनरली बोलते हैं द गुड्स विच आर डिमांडेड टुगेदर, मतलब ऐसे गुड्स जो एक साथ डिमांड किए जाते हैं। एग्जाम्पल इसका जो बहुत सिंपल है वो है कार एंड पेट्रोल। अगर आप कोई कार परचेज़ करते हो और वो पेट्रोल से चलने वाली हो या डीजल से चलने वाली हो तो एक टाइम पे दो कमोडिटी की डिमांड होगी ही होगी। अगर हम कार परचेज़ करते हैं तो पेट्रोल चाहिए ही चाहिए या फिर डीजल चाहिए ही चाहिए, जिससे भी कंपेटेबल हो कार वो चीज़ हमें चाहिए ही होगी। तो एक टाइम पे दो चीज़ की डिमांड होगी ही होगी। तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं या डीजल के प्राइस बढ़ते हैं तो लोग कार की जो यूजेस है उसको कम कर देते हैं, तो उससे डिमांड कम हो जाती है उसकी। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंट्री में कार के प्राइस तो लो हैं लेकिन पेट्रोल और डीजल के प्राइस बहुत हाई हैं और जो ऑब्वियसली कहीं पे भी जाना होगा तो उनको यूज़ करना ही पड़ेगा, तो वो एक रेगुलर बेसिस पे डलवाने पड़ेगा उनको अपने व्हीकल में, चाहे वो कार हो या फिर कुछ भी हो, कार के अंदर पेट्रोल डलवा रहे हैं डीजल डलवा रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको रेगुलर बेसिस पे उनको फ्यूलिंग करनी पड़ेगी। तो वो इस चीज़ को देखते हुए कि अगर पेट्रोल और डीजल के प्राइस लगातार बढ़ते ही रहें और वो फिर अपनी पर्सनल व्हीकल कार जैसे मान लो उसको यूज़ ना करके वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने लगे जिससे उनको सस्ता पड़ने लगे, तो ऑब्वियसली बात है डिमांड कार की कम हो जाएगी। तो सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री दोनों गुड के प्राइसेस से मेन गुड की डिमांड पर इम्पैक्ट पड़ता है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं।
तीसरी चीज़ है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब इनकम ऑफ द कंज्यूमर से तो भाई फ़र्क पड़ना ही पड़ना है। अगर कोई इंसान 20,000 रुपये पर महीना कमा रहा हो और वो घर में एक इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स लाता है, दो तरीके के गुड्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इन्फीरियर क्वालिटी और नॉर्मल क्वालिटी। इन्फीरियर क्वालिटी तो थोड़े से पुअर क्वालिटी के होते हैं और नॉर्मल क्वालिटी वाले प्योर क्वालिटी के होते हैं। इसमें एग्जांपल के तौर पे हम समझ सकते हैं एक वेजिटेबल घी इन्फीरियर में और प्योर घी आप मान सकते हो आपका नॉर्मल गुड्स में। या फिर दूसरा एग्जांपल हो सकता है एक टोन मिल्क होता है और एक फुल क्रीम मिल्क होता है। फुल क्रीम मिल्क में आप नॉर्मल गुड्स में मानो और टोन मिल्क को आप इन्फीरियर क्वालिटी में मानो। तो ऑब्वियसली बात है, अगर किसी इंसान की इनकम बढ़ जाती है तो वो नॉर्मल गुड्स की तरफ डिमांड करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो उसके लिए अफोर्डेबल हो जाता है और तो वो नॉर्मल गुड्स को परचेज करना शुरू कर देता है। इसका मतलब है कि अगर इनकम किसी कंज्यूमर की इंक्रीज़ होती है तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है कमोडिटी पे वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी कमोडिटी यूज़ कर रहा था, यानी कि वो एक इन्फीरियर क्वालिटी की कमोडिटी यूज़ कर रहा था या इन्फीरियर गुड की या नॉर्मल गुड की। अगर उसकी इनकम बढ़ती है और वो इन्फीरियर गुड को परचेज करता था उस वक्त, बढ़ने के बाद वो क्या करेगा, इन्फीरियर को ना खरीद के नॉर्मल को खरीदने लगेगा, तो क्या होगा, इन्फीरियर गुड्स की जो डिमांड होगी वो डिक्रीज होती चली जाएगी। तो इससे हमें एक चीज़ समझ आती है कि इन्फीरियर गुड्स और इनकम ऑफ द कंज्यूमर में एक नेगेटिव रिलेशनशिप है, एक इन्वर्स रिलेशनशिप है कि अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड इन्फीरियर गुड्स की घटेगी और इनकम घटेगी तो डिमांड इन्फीरियर गुड्स की बढ़ जाएगी। तो इसी तरीके से एक पॉजिटिव रिलेशन समझ आएगा नॉर्मल गुड्स और इनकम के बीच में। क्यों? अगर इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ती है, अगर इनकम किसी कंज्यूमर की घटती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी ऑब्वियसली बात है घटेगी। फोर्थ डिटर्मिनेंट है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। टेस्ट एंड प्रेफरेंस से आप क्या समझेंगे? नॉर्मल सी बात है, अगर कोई इंसान एक पर्टिकुलर कमोडिटी को परचेज करता है, जैसे इसमें एग्जांपल ले सकते हो आप कोलगेट, कोई कोलगेट लेता है, कोई पतंजलि का लेता होगा, कोई पेप्सोडेंट, इस तरीके से। तो जो जिस तरीके की कमोडिटी यूज़ करना पसंद करेगा वो उसी को ही परचेज करता रहेगा, चाहे वो इररेलेवेंट टू प्राइस रहता है कि वो उसका खुद का प्रेफरेंस होती है। अगर मान लो उसकी प्रेफरेंस चेंज हो जाए, टेस्ट चेंज हो जाए, कोई कोलगेट यूज़ करता था कोई कंज्यूमर, अब वो कोलगेट ना यूज़ करके पेप्सोडेंट यूज़ करने लगे, तो उससे क्या होगा, क्योंकि उसका टेस्ट या प्रेफरेंस चेंज हुई है तो कोलगेट की डिमांड जो पहले हाई थी अब कम होती चली जाएगी, क्योंकि लोगों की प्रेफरेंस चेंज हो रही है। तो इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और ये नॉर्मली आप देख सकते हो, जैसे गारमेंट्स वगैरह की शॉप्स होती हैं तो उसमें फैशन बहुत जल्दी चेंज होता है, तो लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी बहुत जल्दी चेंज होता है। पहले किसी को सिंपल जीन्स पसंद थी, फिर नैरो बॉटम, फिर कार्गोज के बाद फिर सिंपल, तो ये पूरा चेंज होता रहता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बेसिस पे। पहले लोग कार्गोज प्रेफर करते थे, अब प्लेन जीन्स प्रेफर करते हैं। तो इस तरीके से इसकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बिहाफ पर कंज्यूमर की डिमांड चेंज होती रहती है। अब फिफ्थ पॉइंट है कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस। ऑब्वियसली बात है, हर कोई कंज्यूमर एक एक्सपेक्टेशन रखता है कि नियर फ्यूचर में किसी कमोडिटी के प्राइस बढ़ेंगे या घटेंगे। इसका एग्जांपल हम समझते हैं, अगर गर्मियाँ आने वाली हो, जैसे अब गर्मियाँ आई हैं, अब गर्मियाँ आने वाली होती हैं तो लोग एसी, एयर कंडीशनर की डिमांड ज़्यादा करने लगते हैं, एसी या कूलर की, जो जिसको अफोर्ड कर सके उस तरीके की चीज़ की डिमांड करने लगता है। तो लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि अब जैसे गर्मी आने वाली है, अब जैसे जैसे और गर्मी आएंगे तो जो एयर कंडीशन या कूलर के प्राइसेस है वो हाइक करेंगे, वो बढ़ेंगे। तो उस टाइम खरीदने से बेहतर हम आज ही खरीद लेते हैं, तो हमें वो फ़ायदा हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि लोग क्योंकि एक्सपेक्ट करते हैं कि इन नियर फ्यूचर प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल इंक्रीज, तो वो क्या करते हैं, उसी टाइम पर उस चीज़ को परचेज कर लेते हैं। तो क्या होता है, उसी टाइम पर ही एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर डिमांड इंक्रीज हो जाती है। और कई बार क्या होता है कि जैसे अब मान लो सर्दियाँ आने वाली हों, तो लोग क्या सोचेंगे कि अब तो सर्दियाँ आने वाली हैं, प्राइस अब सर्दियों में और कम हो जाएंगे एयर कंडीशनर या कूलर के, तो वो क्या सोचेंगे, अब भी रुक जाते हैं, जब सर्दियाँ एकदम आने वाली होंगी हम तब परचेस कर लेंगे जब उनके प्राइस कम होंगे। तो क्या होगा, जिस टाइम ज़रूरत है ऑन द स्पॉट उस पर्टिकुलर क्वांटिटी की डिमांड कम हो जाएगी, सिर्फ नियर फ्यूचर में ये एक्सपेक्ट करने से कंज्यूमर के कि प्राइस विल डिक्रीज। तो इस तरीके से कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन इम्पैक्ट करती है किसी भी कमोडिटी की डिमांड को। आई होप आपको यहाँ तक के कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। इन केस यू हैव एनी डाउट्स आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में डिमांड के जितने भी बचे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन।